नमस्कार बच्चों, आज हम 9th साइंस 1 लेसन नंबर 13 कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, इसके कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आपने इसके पहले के लेक्चर में कार्बन के बारे में पढ़ा है। कार्बन के जो रूप हैं, केलासीय रूप और अकेलासीय रूप, उसके बारे में भी आपने चर्चा की है सर के साथ। आज हम चर्चा करेंगे कार्बन के अकेलासीय रूप पे। मैं इसकी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बच्चों आपके साथ। कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कार्बन के अकेलासीय रूप के बारे में। केलासीय रूप 3 आपने हीरा और ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में आपने पढ़ा है। आज हम अकेलासीय रूप के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अकेलासीय रूप में जिसमें ऐसा रूप होता है बच्चों जिसमें रचना जो होती है वो इरेगुलर होती है, अनियमित होती है। परमाणु किसी भी तरीके से दूसरे से आबद्ध होते हैं। जैसे हीरा अगर आप देखो तो हीरा की जो रचना होती है वो उसमें एक रूपता होती है, एक चमक होती है। तो अ, उसके एवज में अगर आप कोयला देखें, कार्बन का ही एक रूप हमारा हीरा है और कार्बन का ही एक रूप कोयला भी है। जो हमारा हीरा तैयार हुआ है, हीरा भी कार्बन से ही बना है और कोयला भी कार्बन से बना है। लेकिन आप देखिए कि हीरे और कोयले में कितना ज्यादा फर्क है। तो हीरा जो है वो कार्बन का केलासीय रूप है और कोयला वो कार्बन का अकेलासीय रूप है। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे पत्थर का कोयला, कोक, ये सब कार्बन के अकेलासीय रूप हैं। पत्थर का कोयला, उसको हम कोयला भी कहते हैं बच्चों आम भाषा में। कोयला आप सबने देखा होगा। कोयला आपके, अगर आप अपने माता पिता से पूछे तो वो जानते होंगे उसके बारे में। कोयला का जो सबसे जो प्रमुख हम जो इस्तेमाल करते हैं, अब तो हम नहीं करते, पहले के लोग करते थे। कोयला जो है एक ईंधन का बहुत अच्छा स्रोत है, ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है और उसका उपयोग घरेलू कामकाज में हम जैसे महिलाएं करके खाना पकाने में करती हैं, या जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है वहां पे विद्युत निर्माण में बड़े पैमाने पे जहाँ पे विद्युत निर्मित की जाती है वहां भी कोयले का इस्तेमाल होता है बच्चों। तो जो पत्थर का कोयला है वो एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म मतलब बच्चों लाखों करोड़ों साल लगते हैं बच्चों ये सब चीजों को बनने में। जैसे पहले जब धरती जब अस्तित्व में आई तो धरती पर उस समय ज्यादातर पेड़ पौधे ही थे। तो जब ये पेड़ पौधे टूट के गिरे धरती पे तो धरती में दब गए और उसके ऊपर फिर कीचड़ मिट्टी की और परतें जमा होते होते, और ये प्रक्रिया बहुत धीमी प्रक्रिया होती है बच्चों, मतलब ये तेज नहीं होती, बहुत स्लो प्रोसेस है और इसको होने में लाखों करोड़ों साल का समय लगता है। तो वो जो पत्तियां पेड़ पौधे जो दब गए जमीन में, धीरे धीरे वो जमीन में अंदर अंदर धंसते चले गए क्योंकि उसके ऊपर और मिट्टी की परत जमती चली गई। और उसके पश्चात इतनी ज्यादा हीट में और दबाव की वजह से उन जो पेड़ पौधे जो धरती में दबे थे उनका रूपांतरण कोयले में हुआ। तो अगर कोयला हमें प्राप्त करना है तो हमें धरती में बहुत अंदर तक खुदाई करनी पड़ती है। हमने देखा है कोयला जो होता है वो खदानों में मिलता है। तो खदानों में खुदाई की जाती है बहुत गहरी, बहुत गहरी मतलब बच्चों बहुत ज्यादा गहरी। छोटे मोटे में हमको नहीं मिलता कि थोड़ा सा खोद दिया में कोयला मिल गया। काफी अंदर तक खुदाई करते हैं और तब जाके वहां पे कोयला हमको मिलता है। अब ये जो पत्थर का कोयला है आज बच्चों, जो कोयला है उसमें जो मात्रा होती है कार्बन की सबसे ज्यादा होती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और थोड़ी सी ट्रेस मात्रा उसमें नाइट्रोजन या सल्फर वगैरह होता है। पर ज्यादातर मात्रा हमारा जो कोयला है, ज्यादातर मात्रा उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होती है। ठीक है, अब इस जो कोयला है ना बच्चों, उसके भी 4 प्रकार हैं। ठीक है, जैसे कोई भी हम चीज लेते हैं तो उसमें एक क्वालिटी होती है,
एक लो क्वालिटी, फिर उससे अच्छी, मीडियम क्वालिटी, फिर एकदम हाई क्वालिटी। वैसे ही कोयले में भी 4 प्रकार हैं। तो जो सबसे पहले जो प्रकार है उसको हम कहते हैं पीट। तो जो पीट होता है ना बच्चों, ये भी कोयला ही है। तो जब जो हमने देखा इसके पहले, हमने जो अभी जो हमने पढ़ा कि जो पेड़ पौधे जो दब गए थे जमीन में, तो जो कोयला बनने का जो प्रथम जो स्टेप है, जो पहला जो चरण है, जो पहला सोपान है, उसमें पीट तैयार होता है। तो जो फिगर आपके सामने है देखिए पीट की, तो सबसे पहले जो कोयला बनने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले निर्माण किसका होता है बच्चों? पीट का होता है। ठीक है, जैसे बच्चों हम रोटी हमें सेकना है अगर, तो हम पहले आटा लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, फिर आटा को गूंदते हैं। ठीक है, तो वो पहला चरण हो गया। उसके बाद उसको बेलते हैं, बेलने के बाद तब सेकते हैं। तो वैसे ही तब जाके रोटी तैयार होती। तो रोटी बनने की प्रक्रिया में हमने कई सारे चरण देखे। पहले आटा गूंथा, उसकी लोई बनाई, फिर उसको बेला, फिर रोटी पकाया, फिर रोटी तैयार हुई। तो उसी प्रकार से कोयला बनने की भी कुछ चरण होते हैं। जो पहला चरण जो है वो पीठ का है, और इसमें जो है पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इसी वजह से इससे इस ये मतलब हमें अच्छा ईंधन इससे नहीं मिल पाता, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा होती है तो नमी होती, तो नमी होने की वजह से वो अच्छे से जल नहीं पाता, और काफी धुआं निकलेगा, काला धुआं निकलेगा, और अच्छे से जल नहीं पाता है। और इसमें जो कार्बन का अनुपात होता है वो कंपेरेटिवली बहुत कम होता है बाकी के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड सोपान है, जब पीठ तैयार हुआ, तो पीठ तैयार होने के बाद और दाब और हीट की वजह से, और तापमान बढ़ने की वजह से पीठ का रूपांतरण हो गया लिग्नाइट में। और ये रूपांतरण क्यों हुआ? क्योंकि और दबाव महसूस हुआ, और अंदर, और मतलब इसको भी कई साल लगे, और दबाव आया, और तापमान में वृद्धि हुई, और जिसकी वजह से पीठ जो है वो कन्वर्ट होके बन गया लिग्नाइट। ठीक है बच्चों, तो लिग्नाइट हुआ। इसमें कार्बन का अनुपात आप देख सकते हो पहले के अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ गया। तो जितना कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा उतना अच्छा हमको ईंधन मिलेगा। ठीक है, और यह एक सेकेंड स्टेप है कोयला बनने की प्रक्रिया में। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है बच्चों वो है बिटुमिनस। बिटुमिनस, इसमें कार्बन का अनुपात और बढ़ जाता है लगभग 70 से 90%। ठीक है, अब बिटुमिनस का उपयोग भी बच्चों हम लोग जैसे आपने देखा होगा, बिटुमिनस को अगर हम जब गर्म करते हैं ना तो ये लिक्विड रूप में आ जाता है। आपने सड़क बनते समय आपने देखा होगा, डांबर आप सबने देखा होगा, डांबर की जो सड़कें होती हैं, तो डांबर जो होता है ना वो इसी बिटुमिनस को गर्म करके ही तैयार करते हैं बच्चों। ठीक है, तो बिटुमिनस को जब हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आता है, वो लिक्विड फॉर्म को हम डांबर बोलते हैं, और सड़क सड़क बनाने में इसका उपयोग होता है बच्चों। और इसका उपयोग हम विद्युत निर्मित में भी करते हैं। उसके बाद बच्चों जो अगला स्टेप है और लास्ट जो स्टेप है वो है एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट जो है बच्चों वो कोयले का शुद्ध रूप है, प्योरेस्ट फॉर्म है कोयले का। उसके जो पहले हमने पढ़ा पीट और लिग्नाइट और बिटुमिनस, ये इम्प्योर फॉर्म है कोयले के। एंथ्रेसाइट जो है वो कोयले का सबसे शुद्ध रूप है, शुद्ध कोयला है। ये कोयला कठोर होता है, और इसमें कार्बन का जो कंटेंट है वो 95% होता है। और एंथ्रेसाइट का उपयोग भी हम पावर जनरेशन में, विद्युत निर्मित में हम इसका उपयोग करते हैं। अब जो अगला है बच्चों, पहला हमने देखा कि कार्बन का जो अपर रूप है, कार्बन का जो अकेलासी रूप है, वो पहला अकेलासी रूप है हमारा पत्थर का कोयला, और दूसरा है बच्चों चारकोल। अब पत्थर के कोयले के हमने 4 प्रकार देखे। ठीक है, तो जो कार्बन का जो अकेलासी रूप है उसका पहला प्रकार है पत्थर का कोयला, और पत्थर के कोयले के भी 4 प्रकार हमें देखे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। जो दूसरा प्रकार है वो है चारकोल। चारकोल हम 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं बच्चों। एक तो अगर हमें प्राणियों के, मतलब अगर हमें एनिमल्स के उपयोग से करना है तो नॉर्मली हड्डियों, जानवरों की हड्डियों और सींग से चारकोल तैयार करते हैं। या फिर अगर आपको वनस्पति से तैयार करना हो, पेड़ पौधों से तैयार करना हो, तो लकड़ी जो होती है, आम की लकड़ी ले लीजिए, या आप अमरूद की लकड़ी ले लीजिए। तो ऐसी लकड़ी को जब हम गर्म करते हैं ना, तो गर्म भी कैसे करना है आपको? पूरे हवा में नहीं गर्म करना कि आपने हवा में आपने किसी बर्तन में आग लगा दी और लकड़ी को गर्म कर रहे हैं। हवा की सीमित मात्रा में आपको
गर्म करना पड़ता है, तो लकड़ियों को गर्म करके भी आप चारकोल का निर्माण कर सकते हैं। और चारकोल का उपयोग भी बच्चों आपने देखा होगा, कई सारे विज्ञापन में हम देखते हैं कि चारकोल जो होता है ना, वो स्किन, त्वचा को निखारने में, स्किन को वो अच्छा एनहांस करने में, स्किन सुंदर दिखने में, जो जो हमारे सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, जो हमारे फेस वॉश, फेस मास्क वगैरह जो औरतें इस्तेमाल करती हैं, उसमें चारकोल का इस्तेमाल होता है। चारकोल जो है वो स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है, तो सौंदर्य प्रसाधन में चारकोल का उपयोग हम करते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कोयले का उपयोग बच्चों देख लेते हैं। कोयले का उपयोग जैसा कि आप एक तो उपयोग आप आराम से लिख सकते हो कि घरों में कोयला जो होता है वो ईंधन के रूप में, खाना वगैरह पकाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, ईंधन के रूप में इसका उपयोग हम घरों में करते हैं। और कोयले से हम 3 चीजें और प्राप्त कर सकते हैं। कोयले को गर्म करके, उसका एक पूरा सेटअप अच्छे से करके, हम कोयले को गर्म करके उससे हम कोक प्राप्त कर सकते हैं, कोल गैस प्राप्त कर सकते हैं और कोलतार प्राप्त कर सकते हैं। तो कोयले को गर्म करने से हमें 3 और चीजें मिलती हैं, जो कि है कोक, कोल गैस और कोलतार। ठीक है, उसके बाद विद्युत निर्मित के लिए भी हम कोयले का उपयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद चारकोल का उपयोग, जो कि चारकोल भी कोयला ही है, उसका उपयोग पानी के शुद्धिकरण में और कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण इत्यादि में किया जाता है। तीसरा फॉर्म बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अब, कोक। तो कोक हम तैयार कैसे करते हैं? कोयले से ही, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोयले का उपयोग किया जाता है। कोक, कोल गैस और कोलतार, इनको प्राप्त करने के लिए कोयले का उपयोग करते हैं। तो कोयले से हम क्या प्राप्त करते हैं? कोक। ठीक है, तो कोयले से प्राप्त किया गया कोक, उसका क्या उपयोग है बच्चों? और कोक हम कैसे प्राप्त करते हैं? कोयले से कोल गैस निकालने पर, जब हम कोयले को गर्म करते हैं और उसमें से जब कोल गैस हम निकाल लेते हैं, तो बचे हुए कोयले को हम क्या कहते हैं? कोक कहते हैं। कोक का उपयोग बच्चों घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, अपचायक के रूप में। इसका कई सारे जो केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनको संपन्न करने में अवकारक अपचयक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। और नीचे लिखा है बच्चों, वाटर गैस या प्रोड्यूसर गैस, इनकी निर्मित में भी हम कोक का उपयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार से बच्चों हमने कार्बन के अकेलासीय रूप देखे, जो कि पत्थर का कोयला, चारकोल और कोक, तीनों को बच्चों हमने देख लिया। इनके कुछ उपयोग भी हमने देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों अब हम आते हैं हाइड्रोकार्बन, जो आपका अगला टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन। किताब में बहुत ही छोटे में लिखा हुआ है। जो किताब का जो इंट्रोडक्शन जब आपने किया, इस पार्ट का किया होगा बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा कि जो कार्बन है एक बहुत ही अद्वितीय तत्व है। हमारे आसपास में हम जितनी भी चीजें देखते हैं, सुबह हम जो ब्रश करते हैं, जो हमारा ब्रश है, जो हमारा कोलगेट है, जो शक्कर, नमक, या जितनी भी चीजें, खाने पीने की जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, फल, सब्जियां, तेल, जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, कपड़े, चटाइयां, कंबल, चादर, ये सब जो चीजें हैं वो कार्बन से ही बनी हुई। यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है वो भी कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, तो कार्बन एक बहुत ही वर्सेटाइल तत्व है, बहुत ही अद्वितीय तत्व है, और इससे कई तरह के यौगिक, कई तरह के कंपाउंड्स तैयार करने की क्षमता है कार्बन में। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों अगर आप हाइड्रोकार्बन को तोड़ते हैं तो आपको इसमें मिलेगा हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन, तो मतलब ऐसा यौगिक जो 2 तत्वों से मिलके बना हो, और वो 2 तत्व केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही हो, और कोई ना हो, हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा यौगिक जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और सबसे सरलतम जो हाइड्रोकार्बन है वो है बच्चों, एग्जाम्पल देखिए, सबसे सरलतम, सबसे सिंपल जो हाइड्रोकार्बन है वो बच्चों है मीथेन।
मीथेन CH4। तो इसमें आप देख सकते हो मीथेन में कार्बन है और हाइड्रोजन है। जो मीथेन है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर के बना है। इसमें ना नाइट्रोजन है, ना ऑक्सीजन है, ना फ्लोरीन है, ना सल्फर है, कोई और दूसरा तत्व इस नहीं है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से मीथेन बना है। तो मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसमें कार्बन की मात्रा देखिए बच्चों 1 है। यहाँ आप आगे कोई नंबर देखिए, H के आगे 4 लिखा हुआ है ना बच्चों, मतलब हाइड्रोजन 4 है और C के आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो इसको हम क्या मानते हैं 1। तो यहाँ पर मीथेन में 1 कार्बन है और 1 कार्बन को लगे हैं 4 हाइड्रोजन, इस प्रकार से। ठीक है, और इस प्रकार जो तत्व जो तैयार हुआ है यौगिक, उसको हम कहते हैं मीथेन CH4। तो ये सबसे ही सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब जो बच्चों कार्बन है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो कार्बन का जो संकेत है बच्चों वो है C। ठीक है, कार्बन का संकेत है C। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक जो संरूपण है बच्चों वो होता है 2 और 4। कार्बन के पास 2 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर दूसरी कक्षा ही उसकी अंतिम कक्षा है। ठीक है, और हम सब ने पढ़ा है अष्टक नियम कि जो जितने भी तत्व होते हैं उनको अपनी अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा करना होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उनको अपनी अंतिम कक्षा में। तो यहाँ पे कार्बन की अंतिम कक्षा में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, स्थायी होने के लिए। तो ये जो कार्बन होता है यह क्या करता है बच्चों, यह दूसरे कार्बन के साथ या अन्य किसी तत्व के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। 4 कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजकीय बंध बनाता है। जैसे बच्चों आप यहाँ पे देखिए, अब एक कार्बन है, कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हमको जो मतलब रखना होता है वो अंतिम कक्षा से रखना होता है। तो कार्बन के पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ उसको 4 की जगह 8 की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन तैयार है, इसको 4 की और जरूरत है। तो जो कार्बन का सबसे जो परम मित्र है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके तैयार हो जाता है। ठीक है, और इनके बीच में एक यहाँ पे बंध तैयार हो गया। तो इसके बाद एक और हाइड्रोजन वहां पर आता है, एक और हाइड्रोजन, वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाता है। एक और हाइड्रोजन, वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले आता है, और इसी प्रकार से एक और हाइड्रोजन वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले आता है। तो अगर आप अब इलेक्ट्रॉनों को गिने तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस प्रकार से कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति हो जाती है, और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इस प्रकार से 4 सहसंयोजकीय बंध तैयार होते हैं। सहसंयोजकीय बंध मतलब ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे। कार्बन भी इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर रहा है और हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर रहा है। हाइड्रोजन का द्विक पूरा हो रहा है और कार्बन का अष्टक पूरा हो रहा है। तो दोनों इसमें संतुष्ट हैं इस प्रकार से बंध बनाने में। तो ऐसे बंध को हम सहसंयोजकीय बंध कहते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन जो होता है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन के साथ या अन्य किसी तत्व के साथ इस प्रकार के 4 सहसंयोजकीय बंध बनाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको आप नोट करते जाइए।
एक मिनट बच्चों। बच्चों हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हैं। संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि संतृप्त क्या है और असंतृप्त क्या है। ठीक है, जो हमने हमने रचना देखी अभी CH4 की, तो हमने यहाँ पे देखा कि कार्बन के जो चारों बॉन्ड हैं वो तैयार है। यहाँ पे देखिए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन और चार। तो अगर कार्बन के चारों जो बंध हैं वो एक सिंगल सिंगल बॉन्ड, अब देखिए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड बना है। तो इस प्रकार से चार चार सिंगल बॉन्ड बने हैं बच्चों, कार्बन के साथ चार सिंगल बॉन्ड बने हैं। तो जब कार्बन अपने चार सिंगल बॉन्ड तैयार करता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, जैसे असंतृप्त का एग्जांपल आपको देती हूँ। अभी हमने जो रचना देखी बच्चों वो देखी है मीथेन की। मीथेन में आपने देखा बच्चों कार्बन एक है, वन कार्बन। जब कार्बन की संख्या दो हो जाती है, जब दो कार्बन आ जाते हैं, ठीक है, दो कार्बन को हम बच्चों कहते हैं इथेन। दो कार्बन को हम बच्चों कहते हैं इथेन। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों कार्बनों की चार संयोजकताएं पूर्ण होनी चाहिए। इस कार्बन की भी चार बॉन्ड कंप्लीट होनी चाहिए और ये कार्बन की भी चार बॉन्ड कंप्लीट होनी चाहिए, दोनों कार्बन की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अब ये जो पहला कार्बन नंबर, इसको 1 पकड़ लीजिए, कार्बन 1 और ये कार्बन 2, तो इनके बीच एक बॉन्ड बना है, तभी ये जुड़े हैं एक दूसरे से। तो एक बॉन्ड तो ये हम काउंट करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच का एक बॉन्ड। तो ये कार्बन के लिए भी एक बॉन्ड है और इस कार्बन के लिए भी एक बॉन्ड है ये। अब इसके बाद ये जो कार्बन है ये यहां से लेगा एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब आप सिर्फ इस कार्बन की बात करें, कार्बन नंबर 1 की, मैं इसको 1 नाम देती हूँ, कार्बन 1। अब इसके अब जब बॉन्ड काउंट करेंगे बच्चों तो देखो, एक बॉन्ड ऊपर, नीचे, दाएं और ये बाएं। तो ये इस कार्बन के चार बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीट है। 1, देखिए 1 बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, ये थर्ड और ये फोर्थ, चार बंध इस कार्बन के तैयार है। उसी प्रकार से अगर कार्बन नंबर 2 को आप पकड़े, ये इस कार्बन के, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पे तैयार है पहले से, ये देखिए जो मैं दिखा रही हूँ ग्रीन कलर से, ये बॉन्ड तैयार है। उसके बाद एक और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो देखिए इस कार्बन के लिए ये नंबर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। तो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कार्बन के चार चार बंध तैयार हैं। तो इस प्रकार से इथेन भी हमारा क्या हो गया बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ये संतृप्त है, मतलब कि यहाँ पर हर एक कार्बन के चार बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। प्रत्येक कार्बन
के 4 सिंगल बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, तो हम उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब हमने इथेन देखा, अब इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इथीन का। अब इसको जानने से पहले बच्चों एक चीज और जान लीजिए आप, संतृप्त जो हम पढ़ रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन्स कहते हैं बच्चों, अल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, इसके 2 टाइप्स होते हैं बच्चों, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ KYNE, KYNE, अल्काइन। अल्केन, अल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त में हमारे पास 2 प्रकार होते हैं, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन मतलब जहां पे कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड के साथ में आता है। ठीक है, अल्कीन मतलब जहां कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग आती है। तो अल्कीन के लिए एक कार्बन में हम अल्कीन और अल्काइन नहीं तैयार कर पाते, क्योंकि अल्कीन की शर्त बच्चों ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होनी चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होनी चाहिए। और अल्काइंस, ये देखिए बच्चों, ये अल्कीन है, ये अल्केन है। अल्केन मतलब कार्बन के चारों बॉन्ड कैसे होने चाहिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड। और ये अल्कीन है जहां पे 2 कार्बन के बीच में होने चाहिए डबल बॉन्ड। और लास्ट का बच्चों अल्काइन, ALKYNE, अल्काइन, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में होती है ट्रिपल बॉन्डिंग। तो बच्चों ध्यान रखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन्स भी कहते हैं। अल्केन मतलब जहां पे कार्बन के चारों जो बॉन्ड हैं वो सिंगल सिंगल होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड, चारों जो बंद हैं वो एकल सहसंयोजक के बंद होने चाहिए। अल्कीन्स जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त मतलब यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग कभी नहीं होती है, डबल या ट्रिपल होती है। तो जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम अल्कीन्स कहते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम अल्काइन कहते हैं। तो अल्कीन्स मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम अल्केन का लेते हैं, एक अल्कीन का और एक अल्काइन का। ठीक है, तो मैं लेती हूँ अल्केन्स में हम लेते हैं इथेन, और यहाँ पे इथीन और यहाँ पर इथाइन। बच्चों देखो अल्केन्स ना, तो मैं यहाँ पे नाम ले रही हूँ इथेन का, देखो अल्केन, इथेन। ठीक है, अल्कीन्स में वही बदल के क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। ठीक है, इथेन से क्या हो गया, इथीन, और अल्काइन में बन गया वो इथाइन। तो हम तीनों एग्जाम्पल को देखते हैं, इथेन, इथीन, इथाइन। इथेन हमारा अल्केन है सिंगल बॉन्ड वाला, इथीन अल्कीन है डबल बॉन्ड वाला, और इथाइन एक अल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड वाला। तीनों की रचना को बच्चों यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इथेन, जो कि एक अल्केन है। इथेन, इथेन में हमेशा 2 कार्बन होते हैं, तो ये 2 कार्बन आपने बना दिए। अब पहले इस कार्बन को हम सारे बॉन्ड देंगे, तो एक हाइड्रोजन, इसको कितने हाइड्रोजन लगेंगे इसको बच्चों, देखिए एक हाइड्रोजन, तो ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड, चारों पूर्ण हो गई सिंगल बॉन्ड से। अब इस कार्बन को आप लोगे तो 1 बॉन्ड यहाँ तैयार है पहले से, तो दूसरा बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, तीसरा बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, ये चौथा बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। तो ये रचना हो गई अल्केन की, जो इथेन है, जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड है। अब इसी पर हम देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल इथीन का, जो कि एक अल्कीन है। तो अल्कीन्स में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। तो अगर इस कार्बन को हमको 4 बॉन्ड देने हैं, तो ये 2 बॉन्ड तो पहले से मौजूद है इसके पास, तो इसको कितने लगेंगे हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, तो 1, देखिए 1 2 3 4, इसके चारों बॉन्ड देखो कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे इस कार्बन को सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही लगेंगे बच्चों,
2 बॉन्ड पहले से मौजूद है, यहाँ पर डबल बॉन्डिंग हुई है ना कार्बन कार्बन के बीच में, फिर 2 बॉन्ड पहले से हैं और 2 हाइड्रोजन और मिलके इस कार्बन के 4 संयोजकताएं पूर्ण हो गई। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो ये एक अल्कीन है। ठीक है, इस कार्बन को अगर आप बॉन्ड देंगे तो यहाँ पे भी इसके 2 बॉन्ड तैयार है पहले से, तो इसको भी 2 हाइड्रोजन और लगेंगे और इस प्रकार से इसके 4 बॉन्ड तैयार हो जाएंगे, 2 ये और 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। तो ये रचना होगी बच्चों इथीन की। अब देखो यहाँ पे इथेन जो कि एक अल्केन है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, और ये अल्कीन इथीन का एग्जाम्पल देख रहे हैं जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर इथेन में अगर आप देखो तो इथेन में हमको कार्बन लगे हैं 2, और आप काउंट करो कितने लगे हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 और 6 लगे हैं हाइड्रोजन। तो C2H6 ये आपका इथेन, C2H6 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर काउंट करेंगे संख्या बच्चों तो कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 है, और काउंट करिए हाइड्रोजन तो 1 2 3 4, C2H4 इथेन C2H6 इथीन C2H4। तो ये एक अल्केन है, ये अल्कीन है। इथेन इथाइन दोनों में ही 2 कार्बन है, यहाँ भी इथेन में भी 2 कार्बन आप देख सकते हो, इथीन में भी आप देख सकते हो 2 कार्बन है। जो बदलाव हुआ है वो किसमें हुआ है, हाइड्रोजन में। इथेन के पास है 6 हाइड्रोजन और इथीन के पास केवल है 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं एग्जाम्पल इथाइन का, जो कि एक अल्काइन है। हमने अल्केन में हमने इथेन का एग्जाम्पल देखा और अल्कीन्स में हमने इथीन का एग्जाम्पल देखा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल इथाइन का। अब इथाइन में कार्बन और कार्बन के बीच में होती है ट्रिपल बॉन्डिंग, क्योंकि ये अल्काइन है। अल्काइन में कार्बन कार्बन अल्केन, अल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में पहले से ही ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब इस कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो 3 बॉन्ड मौजूद है, तो इसको लगेगा सिर्फ 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इस कार्बन को आप लेंगे तो इसके पास भी 3 यहाँ पे मौजूद हैं, इसको भी लगेगा 1 हाइड्रोजन, इसके भी 4 बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। बस फर्क यह है कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन गिनो कितने कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, C2H2, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग। ठीक है, तो तीनों को समराइज करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो हमने इथेन को देखा, इथेन कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, इथीन जो कि अल्कीन का एक प्रकार है, यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा इथाइन का, जहां कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड था, और यहाँ पर कार्बन 2 थे और हाइड्रोजन लगे 4। तो तीनों एग्जाम्पल में बच्चों आप देख सकते हो, इथेन इथीन इथाइन, तीनों में ही कार्बन तो 2 है हर जगह, C2 यहाँ भी है, C2 यहाँ भी है, C2 यहाँ भी है, मात्र हाइड्रोजन की संख्या में फर्क हम देख सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 6, यहाँ 4, और यहाँ पर सॉरी मैंने गलती कर दी है, C2H2, C2H2 यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं 2, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ इथीन में डबल बॉन्ड और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो जो अल्केन हम पढ़ रहे हैं, इथेन जो हमने पढ़ा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और जो डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्कीन्स और अल्काइन हैं वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, तो जो कार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड भी तैयार कर सकता है, डबल बॉन्ड भी तैयार कर सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी तैयार कर सकता है। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले तत्व होंगे वो सारे हमारे अल्केन्स होते हैं, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी
बच्चों आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 143 पर अब आपको एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, कार्बन की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन। तो उसमें बच्चों 3 चीजें ली गई हैं। आप किताब अपने खोल के बैठो पेज नंबर 143 पर, पेज नंबर 143 पर। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। एक बर्तन में पानी लिया है, एक बर्तन में मिट्टी का तेल लिया है और एक बर्तन में कोई तेल लिया है, खाने वाला तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने सब्जियां वगैरह पकाने में। तो एक में हमने पानी लिया, एक में मिट्टी का तेल लिया और एक में खाने का तेल लिया है। और तीनों में हमने क्या डाला है, कोयले का चूरा। और हम देख रहे हैं कि किसमें कोयला घुल जाता है। जैसे हम पानी में शक्कर डालते हैं तो अब देखते हो शक्कर पानी में पूरी मिक्स हो जाती है, शक्कर दिखाई देती नहीं है। तो यहाँ पे भी वही टेस्ट कर रहे हैं कि क्या जो कार्बन है वो घुलता है पानी में या मिट्टी के तेल में या किसी खाने के तेल में। तो इसको एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए ही ये एक्सपेरिमेंट है, जिसमें एक बर्तन में हमने पानी लिया है, एक बर्तन में मिट्टी का तेल और एक बर्तन में खाने वाला तेल, और तीनों बर्तनों में हमने डाल दिया है कोयला और हिलाकर हम चेक कर रहे हैं कि कोयला किसमें घुलता है। तो बच्चों पेज नंबर 144 पर आप आ जाइए। पेज नंबर 144 पे आपको थोड़ा सोचने के लिए बोला है और उसमें आपको 3 प्रश्न भी पूछे हैं। और पहला प्रश्न पूछा है बच्चों आपसे कि पानी, मिट्टी का तेल या खाद्य तेल, इनमें से कौन कौन से विलायकों में कोयले का बुरादा घुलता है। बच्चों तो हम ये पाएंगे कि जो कोयला है वो न वो पानी में घुलता है, न वो मिट्टी के तेल में घुलता है और न ही वो खाने वाले तेल में घुलता है। तो इसमें आप उत्तर अपना पेंसिल से अच्छे तो नोट कर सकते हो कि कोयला इनमें से किसी में भी घुलता नहीं है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कार्बन की विलेयता के बारे में अब इससे आप क्या अनुमान लगा रहे हो। कोयला पानी में भी नहीं घुल रहा है, कोयला मिट्टी के तेल में भी नहीं मिक्स हो रहा है और कोयला खाने वाले तेल में भी नहीं मिक्स हो रहा है। तो आप क्या अनुमान लगा पाएंगे इससे कि कोयला किसी भी विलायक में घुलता नहीं है। ये हमारा यहाँ पे निष्कर्ष है। एक प्रश्न और पूछा है बच्चों कि कार्बन किसी भी विलायक में क्यों नहीं घुलता। तो कार्बन इसलिए नहीं घुलता है बच्चों ना, क्योंकि कार्बन जो होता है, कार्बन के पास जो कार्बन की जो रचना है वो बहुत ही स्टेबल है। और जो हमने जो बंध देखे ना अभी सहसंयोजकी बंध, तो वो सारे जो बंध हैं वो जो कार्बन के जो बंध हैं वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग सहसंयोजकी बंध है। इससे कार्बन आसानी से घुलता नहीं है। ठीक है। उसके बाद बच्चों एक और एक्सपेरिमेंट दिया है, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो कार्बन को इसमें जलाया गया है। देखो बच्चों चित्र एक दिया हुआ है, एक बर्नर आप देख सकते हो यहाँ पर चित्र में। देखिए एक बर्नर है और यहाँ पे कोयला लिया हुआ है। कोयला इसे लिया है क्योंकि कोयला कार्बन से ही बना है। ठीक है। तो कोयले को जलाते हैं तो कोयले को जलाने पे कार्बन गैस बाहर आएगी। ठीक है। कार्बन जब गैस बाहर आएगी तो वो किससे क्रिया करेगी, वो हवा में ऑक्सीजन गैस है उससे क्रिया करेगी। और जो कार्बन जब हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, कार्बन O2 से क्रिया करेगी। हवा की ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में रहती है। तो कौन सी एक जो चीज तैयार होगी वो होगी CO2, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न भी पूछा है आपसे एक्सपेरिमेंट के संबंधित कि कोयला जलने पर उसकी हवा की कौन सी गैस के साथ अभिक्रिया होती है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कि ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया होती है। ठीक है। तो कौन सा पदार्थ बनता है, ये पदार्थ बनता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। आप लिखते रहिए बच्चों, पेंसिल रखिए और आंसर अपने नोट करते जाइए। तीसरा प्रश्न पूछा है बच्चों, लिटमस कागज में क्या बदलाव आता है। आप चित्र में देखो, चित्र में नीले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है गीला नीला लिटमस, मतलब ब्लू लिटमस पेपर हम लेकर के गए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ब्लू लिटमस पेपर है ना वो रेड हो जाता है। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो गया, इसका मतलब जो कोयला है वो एसिडिक फॉर्म है, एसिडिक हमको दिखाता है, एसिडिक फॉर्म दिखाता है हमको। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो लाल हो जाता है, बदल के लाल हो जाता है। बच्चों अम्ल और भस्म की जो टेस्टिंग के लिए हम ऐसे लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं। बच्चों आपके टीचर ने आपको बताया होगा अगर, तो अम्ल और भस्म की टेस्टिंग के लिए हम लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं। तो नीला, नीला मतलब ब्लू। बच्चों ध्यान में रखिए, नीला लिटमस पेपर जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ब्लू। तो ब्लू फॉर बेस, ब्लू फॉर बेस, बेस मतलब भस्म, मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस को हम भस्म कहते हैं। तो अगर अगर हमारा लाल लिटमस पेपर ब्लू हो गया है
रेड, अगर लाल लिटमस पेपर अगर ब्लू हो गया है तो ब्लू मतलब ब्लू किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बेस के लिए, मतलब भस्म के लिए, ठीक है। और अगर हमारा नीला अगर लाल हो गया है, नीला ब्लू लिटमस पेपर लाल में टर्न हो गया, तो लाल मतलब हम उसको लेते हैं एसिड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू लिटमस हमारा लाल हो गया है, तो इसका मतलब है कि एसिडिक रिएक्शन वहां पे हुई है, एसिड एसिड फॉर्म हमें समझ में आता है। और ऊपर दी गई कृति में कृति के लिए हमको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको भी बताई थी कि कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिल के बनाते हैं CO2। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया आप वहां पे नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है आपको वहां पर, एक परख ने ली है, स्ट्रॉ है, चूने का पानी लिया है, और चूने के पानी को आपको परखनली में लेना है, और उसके बाद उसमें आपको फूंक मारनी है। कुछ आपको पता है कि जब हम फूंक मारते हैं तो हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं बच्चों? CO2 गैस। हमारी सांस जो बाहर निकलती है तो CO2 गैस हमारे मुंह से बाहर आती है, ठीक है। तो आपने चूने का पानी लिया है परखनली में, चूने के पानी का जो सूत्र है बच्चों वो है CaOH का ट्वाइस। इसको आप लिख लीजिए, चूने का पानी, इसको हम कहते हैं चूने का पानी। सी ए ब्रैकेट में OH का ट्वाइस, चूने का पानी। और जब आपने इसे फूंक मारी, मतलब आपने इसमें रिएक्शन करवा दी CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमारी फूंक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आई, और दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई, और क्या तैयार हुआ बच्चों? तैयार क्या हुआ? तैयार हुआ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि घुलनशील नहीं है, ये अविलेय है, और एक सफेद रंग का ये तैयार होता है, और इसीलिए जो हमारा चूने का पानी है ना, वो दूधिया बन जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ये टेस्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के लिए बच्चों। ये एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो चूने के पानी का रंग दूधिया कर देगी। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती है बच्चों, CaOH का ट्वाइस प्लस CO2, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का झाग मिलता है, और प्लस H2O पानी तैयार होता है। तो ये रिएक्शन बच्चों आप एक लाइन में लिखना, मेरे पास जगह नहीं थी इससे मैं नीचे लिखा है। तो आप CaOH का ट्वाइस प्लस CO2, इसका आपको एरो लगाना है, और एरो के सामने ही आपको लिखना है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस पानी। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये सफेद रंग का, दूधिया रंग का हमको उस परखनली में दिखाई देता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो चूने के पानी का रंग दूधिया कर देती है बच्चों, ठीक है। उसके बच्चों, आपको आपके टेक्स्ट बुक में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने की प्रयोगशाला में हम किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार कर सकते हैं उसकी विधि दी हुई है बच्चों। तो ये आपके पढ़ लीजिए, हमारे पास थोड़ा समय का अभाव चल रहा है। तो इसमें देखिए बच्चों, एक फ्लास्क में यहाँ पर CaCO3 लिया गया है, फ्लास्क में। एक सेकंड बच्चों, ये एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है बच्चों, और इसमें हमने लिया है CaCO3 लिया है बच्चों। देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार करने के लिए प्रयोगशाला में जो हमको साहित्य लगने वाला है वो लगेगा CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस HCl लगेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दो चीजों से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रयोगशाला में अपनी लेबोरेटरी में हम तैयार कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया है, एक फ्लास्क लिया है, एक कांच का एक बर्तन होता है गोलाकार, देख सकते हैं आप चित्र में, और उसमें हमने ले लिया है CaCO3 लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कुछ उसमें HCl डाल दिया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्रिया होती है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस HCl, इन दोनों के बीच इस फ्लास्क में क्रिया होती है। दोनों को हमने फ्लास्क में डाल दिया, तो दोनों के बीच में क्रिया होकर के हमें यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है CO2 गैस। CO2 गैस यहाँ इस गैस जार में जमा हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो एक प्रयोगशाला में हम इन दो साहित्य की मदद से हम CO2 गैस को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब जो गैस तैयार हुई है उसके बारे में अध्ययन हम करते हैं कि वह गैस कैसी है, उसका दिखने में कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी गंध कैसी है। तो इसके लिए बच्चों ये जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार की, तो अब वो गैस के बारे में हम और अध्ययन करेंगे कि वो गैस कैसी दिख रही है। तो जांच किया हमने बच्चों, चालू किया। हेलो बच्चों, गंध यहाँ पर
कोई गंध नहीं होती, अगर आप सूंघेंगे तो कोई गंध नहीं आती, मतलब यहाँ पे गंधहीन गैस है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, वहां पे आप लिख लीजिए गंधहीन गैस। तो गंध में लिख लीजिए गंधहीन, कोई गंध नहीं है, ऑर्डरलेस है। रंग, रंग उसका कोई कलर नहीं, से पानी कलरलेस होता है, वैसे जो CO2 गैस है वो भी बिना किसी कलर के है, तो कलरलेस लिख दीजिए वहां पे। रंगहीन गैस है, गंधहीन, रंगहीन। स्वाद बच्चों इसमें डैश कर दीजिएगा। उसके रासायनिक गुणधर्म में आप देखिए, जलती हुई मोमबत्ती, तो जिस गैस जार में CO2 गैस जहां इकट्ठा हो रही है, उस गैस जार के पास अगर हम जलती मोमबत्ती लेके जाते हैं ना बच्चों, तो मोमबत्ती क्या होती है बच्चों, बुझ जाती है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अपना परीक्षण कि जलती हुई मोमबत्ती, जो CO2 गैस है ना वो, इसीलिए इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में करते हैं। जो CO2 गैस होती है ना बच्चों, वो गैस को आग को बुझाती है। इससे जो अग्निशामक यंत्र होते हैं वहां पे CO2 गैस के उपयोग से उस आग को बुझाया जाता है। तो जलती हुई मोमबत्ती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो मोमबत्ती को बुझा देती है, तो वहां पे आपको लिखना है बुझ जाती है, ठीक है। उसके बाद वैश्विक सूचक, वैश्विक सूचक बच्चों एक इंडिकेटर है, वही अम्ल और भस्म का पता लगाने के लिए। आप इसको 10th में और देखेंगे इसका एक्सपेरिमेंट। तो वैश्विक सूचक एक लिक्विड होता है, और उस लिक्विड की मदद से हम पता करते हैं कि वस्तु एसिडिक है कि बेसिक है। तो वैश्विक सूचक का जो कलर होता है ना बच्चों, वो ब्लू से हो जाता है रेड, और हमने देखा है रेड मतलब एसिडिक। तो आपको यहाँ पे लिखना है नीले से लाल, नीले से लाल। लाल मतलब एसिडिक, ब्लू मतलब बेस यानी कि भस्म। चूने का पानी, आपने देखा एक्सपेरिमेंट में, चूने के पानी का रंग क्या हो गया था बच्चों, दूधिया हो गया था। तो यहाँ पे लिखना है आपको, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पानी के साथ रिएक्शन आपको देखना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन हम पानी के साथ कराते हैं, तो देखो उसका उसका रिएक्शन आप देख लीजिए बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया हम कराएंगे पानी के साथ, पानी का सूत्र है अणुसूत्र H2O। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये पानी, तो दोनों मिलके बनाते हैं बच्चों कार्बोनिक अम्ल। लिख लीजिए बच्चों, कार्बोनिक अम्ल। उसका सूत्र है बच्चों H2CO3, H2CO3। इसको हिंदी में आप लिख लो कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, तो CO2 गैस की क्रिया अगर आप पानी के साथ कराएंगे तो आपको कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होगा H2CO3, H2CO3। उसके बाद लिटमस पेपर, तो दो लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर वहां कार्बन डाइऑक्साइड के पास लेकर जाएंगे, तो ब्लू लिटमस पेपर जो होगा वो रेड हो जाएगा। तो नीला लिटमस पेपर बच्चों क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा, मतलब एसिडिक करेक्टर दिखा रहा है। और अगर रेड लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो जो रेड है वो रेड ही रहेगा, और रेड का मतलब ही होता है एसिडिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया के गैस जार में अगर आप नीला लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो लाल हो जाएगा, और लाल ले जाएंगे तो लाल ही रहेगा, क्योंकि वो वहाँ पे एसिडिक करेक्टर है, और रेड मतलब एसिडिक होता है, ब्लू मतलब भास्मिक होता है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज आपको कार्बन के अकेलासी रूप में बच्चों हमने पत्थर का कोयला, जिसमें हमने पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड को देखा, चारकोल, कोक, और हाइड्रोकार्बन में संतृप्त और असंतृप्त, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था इथेन, इथिन और इथाइन का। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन गैस की कार्बन की विलेयता, फिर कार्बन की रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे तैयार करते हैं प्रयोगशाला में। साहित्य कौन कौन सा लगता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस HCl की सहायता से हम प्रयोगशाला में CO2 गैस उत्पन्न कर पाते हैं। और फिर CO2 गैस के कुछ गुणधर्म देखें। CO2 गैस जो होती है वो गंधहीन है, रंगहीन है, और जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, और चूने के पानी को दूधिया कर देती है, और पानी से क्रिया करके वो कार्बोनिक अम्ल बनाती है, और नीले लिटमस को लाल करती है, और लाल लिटमस को लाल ही रहता है। तो इस प्रकार से हमने बच्चों आपके पेज नंबर 142 से लेके 145 पेज को कवर किया। बच्चों कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न है बच्चों आपके तो पूछ सकते हैं आप। हाँ हेलो बच्चों बोलिए। हेलो
हेलो, हेलो, कोई प्रश्न है बच्चों?